हाँ जी, ये अपनी क्लास नंबर 5 है जो बेसिक इंग्लिश हमारी चल रही है और उसके बाद में हम टॉपिक वाइज पूरा जो कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं। पिछली क्लास तक हमने डिस्कस किया था एडवर्ब की पहचान कैसे करें। आज की क्लास में हम बात कर लेते हैं वर्ब की पहचान कैसे करें। तो डालेंगे हेडिंग हाउ टू आइडेंटिफाई वर्ब्स, और ख़ास करके मैं बात कर रहा हूँ, फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ मेन वर्ब की। ठीक है, तो कैसे आप वर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वर्ब के चूँकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो सकते हैं अलग अलग बेसिस पर, तो उस हिसाब से पहले मैं बता रहा हूँ आपको कि मेन वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो पहला चर्चा का विषय है कि मेन वर्ब कैसे निकालें। तो देखिए, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, पुनीत परचेज्ड अ कार, यहाँ तक जो हमने सीखा है अगर उसको मार्क करें तो पुनीत नेम है, इस कारण से इसे आप नाम देंगे नाउन। फिर कार आर्टिकल के बाद में है, डिटर्मिनर के बाद में है, इसलिए ये भी नाउन, और ये ए है, ये डिटर्मिनर है। परचेज्ड है वो मैं कह रहा हूँ कि मेन वर्ब है। कैसे पता लग रहा है, तो या तो आप इसको ट्रांसलेट करके देख लेना हिंदी में, जिसमें आपको लास्ट में कोई भी काम करना मीनिंग मिले। तो अगर किसी सेंटेंस में किसी वर्ड का मतलब कोई भी काम करना हो तो फिर वो मेन वर्ब है, या फिर जिसका V1 V2 V3 फॉर्म, जिसका V1 V2 V3 फॉर्म बने वो मेन वर्ब है। ठीक है, तो मेन वर्ब पहचानने का तरीका, या तो आप फॉर्म बना के देख लो, तो परचेज की फॉर्म बनेगी परचेज, परचेज्ड, परचेज्ड, तो इस लिहाज से ये आपकी मेन वर्ब हुई। या फिर इसको ट्रांसलेट कर लो कि पुनीत ने एक कार खरीदी, तो खरीदना यहाँ पे चूँकि लास्ट में ना आ रहा है और करना मीनिंग है, इस कारण से मेन वर्ब है। तो ये एक तरीका है मेन वर्ब निकालने का। एक और एग्जाम्पल देख लें, जैसे मैं लिखूँ रोहित, और फिर लिख दिया मैंने चीटेड अस। यहाँ अगर आप मार्क करेंगे तो रोहित हो जाएगा नाउन, क्योंकि नेम ऑफ पर्सन है। अस है, ये हो जाएगा प्रनाउन। कैसे है बताया था मैंने आपको, ये वी का ऑब्जेक्टिव केस है, वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, उसका ऑब्जेक्टिव केस है, पर्सनल प्रोनाउन जो हमने देखा था। और चीटेड की तीनों फॉर्म बनती हैं, चीट, चीटेड, चीटेड, तो ये आपकी मेन वर्ब हो गई। इसको ट्रांसलेट करेंगे तो रोहित ने हमें चीट किया, मतलब धोखा दिया, तो धोखा देना, तो देना कोई भी काम करना, ये आपकी मेन वर्ब है। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं मेन वर्ब। चीट की जगह पे आप एक और वर्ड लिख सकते हैं, चीट का एक सिनोनिम नोट कर सकते हैं, डिसीव। तो जहाँ से जैसे वर्ड मिले वो नोट करते चलने हैं आपको। ट्रिक भी कह सकते हैं, ठीक है, इसे आप हुडविंक भी कह सकते हैं, और आप डूप भी कह सकते हैं। तो ये सब है धोखा देना। ठीक है, डूब जो शब्द है इसका धोखे का शिकार भी होता है और धोखा देना भी होता है, दोनों मतलब है। और जैसा कि मैंने कह रखा है आपको, कुछ बच्चे तो कर रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसके सेंटेंसेस बनाकर आपको देने हैं। इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप कलेक्ट कर लें इसका PDF। और पिछले सेशंस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है इंग्लिश फॉर बैंक एंड SSC ऐसे करके, तो वहाँ पे आप ये सारे सेशंस देख पाएंगे। तो चीट के सिनोनिम्स हुए डिसीव, ट्रिक, हुडविंक और डूप, ये है धोखा देना। तो मैंने क्या बताया, मेन वर्ब वो शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होगा कोई भी काम करना, लास्ट में ना आ जाएगा। ये एक्शन वर्ब होती हैं कुल मिला के, और जिस शब्द की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनती है वो मेन वर्ब है। ठीक है, अब देखिए वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब भी होती है। मैं ज़्यादा चर्चा तो करूँगा जब वर्ब पढ़ाऊँगा तब, लेकिन कुछ बेसिक डिस्कशन चूँकि हमारा चल रहा है, तो एक होती है ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब को आप नाम दे सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हिंदी में इसे क्या कहेंगे, सहायक क्रिया। तो चाहे आप ऑक्सिलरी वर्ब कहें, चाहे आप हेल्पिंग वर्ब कहें, या फिर आप इसे हिंदी में कहें क्या, सहायक क्रिया। तो ये सहायक क्रिया, इसका मतलब एक तो समझने वाली चीज़ ये है कि ऑक्सिलरी का सिनोनिम जो है वो हेल्पिंग होगा। ठीक है, ऑक्सिलरी का सिनोनिम जो आप करेंगे वो होगा हेल्पिंग, सहायक क्रिया। ये कैसे पहचानेंगे,
तो सबसे पहली चीज़ मैन वर्ब को असिस्ट करेगी, सहायक करे, मतलब सहायता करेगी किसको, मैन वर्ब को। तो जनरली मैन वर्ब से पहले आ जाएगी, ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है आपको। तो जनरली मैन वर्ब से जो पहले आने वाली क्रियाएं हैं वो आपकी कौन सी क्रिया हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। इसे ही ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब जो है वो मैन वर्ब का नेचर भी डिसाइड करती है, ये थोड़ी सी चर्चा हम और करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है, असिस्ट करती है मैन वर्ब को, ठीक है। जनरली मिलती है इससे पहले, जनरली आप इससे पहले लगाएंगे। और ये देखना है आपको कि ये इसका नेचर डिसाइड करती है कि मैन वर्ब, चूँकि फॉर्म्स 5 फॉर्म होती हैं, फिलहाल हम 3 फॉर्म्स मैंने बताई आपको, V1 V2 V3, एक्चुअल में फॉर्म्स 5 होती हैं और 5 फॉर्म्स का डिसाइड जो है वो हेल्पिंग वर्ब करेगी। कैसी हेल्पिंग वर्ब और क्या आएगा, थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब में, इस साइड लिख देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब में अगर आपको मिलता है डू, डज या डिड, अगर आपको डू, डज या डिड मिलता है तो इनके साथ तो आपको मैन वर्ब की V0 फॉर्म लगानी है, बेस फॉर्म लगानी है, ठीक है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब के अंदर H मिलता है तो H का मतलब हैज़, हैव, हैड, ये सब मैं लिख देता हूँ। हैज़ हो सकता है, हैव हो सकता है, हैड हो सकता है, या फिर मॉडल के साथ में हैव हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर ये मिलते हैं तो यहाँ पे आपको दे रखा है H, तो H जहाँ भी है वहाँ पे आप वर्ब लगाइए थर्ड फॉर्म। चूँकि परफेक्टिव एस्पेक्ट में ये आता है और ये एस्पेक्ट वगैरह सब समझ में आपको आएगा जब मैं टेंस पढ़ाऊँगा, तो ये V3 लगेगा इसके अंदर। इसके अलावा आपको अगर इज, एम, आर, वॉज, वर मिलता है, मैं फ़िलहाल एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूँ वैसे, और वैसे आप चाहे पूरा देख लें कोई दिक्कत नहीं। बी लिख देता हूँ मैं, बी से मतलब है इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक, या फिर खुद बी भी हो सकता है, बीन हो सकता है, बीइंग हो सकता है। तो बी के साथ जनरली हम 2 वर्ब्स लगाते हैं, या तो लगा सकते हैं ING फॉर्म V0 के साथ, और या फिर हम लगा सकते हैं थर्ड फॉर्म। ये कब आएगा, तो V0 प्लस ING तब आएगा जब एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होगा, और V3 तब आएगा जब पैसिव वॉइस में सेंटेंस होगा। तो सेंटेंस कौन से वॉइस में है वो देख लीजिएगा। अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है तो V0 प्लस ING आ जाएगा, अगर पैसिव वॉइस में सेंटेंस है तो V3 आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और रह जाती है इसमें, मॉडल। ये आपका नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3, और एक चीज़ और याद रखिएगा, मॉडल्स। अगर मॉडल आएगा तो बेस फॉर्म आएगी, V0 लगाना है। तो ये कुछ चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक। क्या डिस्कस किया कि मैन वर्ब से पहले आएगा, उसको असिस्ट करेगा वो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ही डिसाइड करता है कि कैसा मैन वर्ब का नेचर होगा, मैन वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी। तो डू, डज, डिड होने पर मैन वर्ब की V0 फॉर्म लगेगी, H होने पर V3 लगेगा, मॉडल होने पर बेस फॉर्म लगेगी, B का कोई फॉर्म है तो ING भी हो सकता है, और थर्ड फॉर्म भी ING तब होगा जब एक्टिव वॉइस हो, और थर्ड फॉर्म तब होगी जब पैसिव हो। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो थोड़ा सा डिस्कशन चूँकि हमें करना था वो मैंने बता दिया, और बाकी जब हम टॉपिक पर आएंगे तो पूरा बात करेंगे। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है, अब एक कंजंक्शन है, एक प्रेपोजिशन है, इसको बताने की आवश्यकता है नहीं ज़्यादा कुछ, क्योंकि हम आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल आप सीखें एक और चीज़, इंटरजेक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, इंटरजेक्शन की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले बता दूं, मैंने बताया भी होगा जब पहला सेशन हमारा था, कि ये एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो नॉन फंक्शनल है। नॉन फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल का मतलब ये समझिए कि इसका सेंटेंस में कोई काम ही नहीं है। अगर ये सेंटेंस से हट भी जाता है तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। बाकी कुछ भी हटाएंगे तो कोई ना कोई मीनिंग चेंज होगा, हो सकता है मीनिंग दे ही नहीं, लेकिन इसको हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। होता क्या है ये, तो ये कुछ वर्ड्स आपने सुने होंगे, जैसे आपने सुना होगा वाव, या फिर आपने सुना होगा वोआ, या फिर आप कहें ओ, ठीक है, या फिर आप कहें वेल,
या फिर आप कहें हुर्रा, ठीक, या फिर आप कहें एलास, या कहें ब्रेवो, या कहें उफ, ठीक, या फिर कहें आप आउच। तो ये सारे इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। इन सब शब्दों को हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। कुछ कुछ आपको ये थोड़ा दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम जनरली इनका यूज़ तब करते हैं जब कोई फीलिंग को वेंट करना है आपको, कोई भी आपके मन में चल रही कोई पर्टिकुलर सिचुएशन विशेष में आपके कोई फीलिंग आई हो और उस फीलिंग को वेंट करना चाहते हो, फीलिंग को बताना चाहते हो, तो उसके लिए आप इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। आप आश्चर्यचकित रह गए तो आप वाव कह सकते हो, है ना। बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो तो वाह भी कह सकते हो। खुशी भी हो आश्चर्य के साथ तो वाह शब्द का यूज़ कर सकते हो। यहाँ भी खुशी साथ में होती है। ओ है तो हो सकता है कि आप दुखी हो तब यूज़ कर सकते हो। वेल है तो जैसे आप कोई चीज़ से अग्री होते हो तब यूज़ कर सकते हो। जब आप कोई खुशी मनाना चाहते हो, कोई जीत मिल गई आपको, तब यूज़ कर सकते हो। दुख के लिए यूज़ कर सकते हो, किसी को शाबाशी देने के लिए यूज़ कर सकते हो। आप फ्रस्ट्रेशन वेंट करना चाहो, जैसे बहुत गर्मी अगर है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो चाह कर भी, फ़ैन से भी आपकी गर्मी मतलब कहें कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उफ़ कह सकते हो। आप मान लीजिए चलते चलते मोच लग गई और उस स्थिति में आपको यूज़ करना हो तो आउच शब्द का यूज़ सुना ही होगा आपने काफ़ी बार। तो कहने का मतलब ये सारे जो शब्द हैं ये प्री प्लान्ड नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी प्लानिंग कोई प्री प्लानिंग हमें की जाती है कि हम पहले से सोच के आते हैं कि इस स्थिति में ये बोलेंगे। बस कोई सिचुएशन होती है और ये हर लैंग्वेज में होते हैं, तो सिचुएशन के हिसाब से हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आप इसको डिफाइन अगर करो तो ये होती है मन में अचानक उत्पन्न होने वाली भावनाएं। मन में अचानक उत्पन्न होने वाली फीलिंग्स। तो इस चीज़ को ऐसे समझ लें, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो फीलिंग्स जो मन में अचानक उत्पन्न होती हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें बोलते हैं इंटरजेक्शन। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच थे उनमें ये एकमात्र ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसको कि नॉन फंक्शनल कहा गया है। मीन्स इसके हटने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, जैसे मैं कहूँ, जैसे मैंने कह दिया हुर्रा, वी हैव वन द गेम। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हर एक शब्द का अपना महत्व है। आप अगर वी को हटा दोगे तो आपको ये पता नहीं कि प्रोनाउन कौन सा है, किसने मैच जीता है। अगर आप हैव हटा दोगे तो फिर आपको ये पता नहीं कि भी कौन से स्थिति का है, मतलब ये कौन से एस्पेक्ट का है, परफेक्टिव है या फिर कोई भविष्य की बात आप कर रहे हैं या फिर आप जीतते ही हैं हमेशा। ये वन हटा दोगे तो हैव के साथ में थर्ड फॉर्म चाहिए थी, उसकी दिक्कत आएगी। ये हटा दोगे डिटर्मिनर तो आप पर्टिकुलराइज नहीं कर पाओगे, इसको विशेष नहीं बना पाओगे। गेम हटा दोगे तो पता नहीं लगा किसको जीता है आपने। ठीक है, तो ऐसे करके इनका सभी का महत्व है। लेकिन ये आपने केवल खुशी व्यक्त करने के लिए, जॉय व्यक्त करने के लिए यूज़ किया गया शब्द है। इसको हटाने से इसकी सेहत पर असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये आपका होता है इंटरजेक्शन। तो ये आप नोट कर लें। नॉन फंक्शनल है, मन में अचानक उत्पन्न होने वाली फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे उनको बोलेंगे इंटरजेक्शन, और इनको हटाने से सेंटेंस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो अभी तक हमने ये जाना है कि कैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। उन सेंटेंसेस की हेल्प से कि आपने जो सीखा वो आपको अभी तक समझ में आया कि नहीं आया। जैसे लिखें पीटर टुक मी आउट फॉर अ स्ट्रोल। ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में अगर आपको निकालने हैं वर्ड कैटेगरीज कि इनकी वर्ड कैटेगरीज क्या है, तो आप कहेंगे पीटर जो है, पीटर टुक मी आउट फॉर ए और स्ट्रॉल। इनकी वर्ड कैटेगरीज बतानी है आपको। तो पीटर तो हो गया नाम, तो नाउन। टुक चूंकि ये तो नाउन हो गया,
टुक चूंकि इसकी तीनों फॉर्म बनती है टेक, टुक, टेकन, इसलिए इसे क्या कहेंगे आप, वर्ब, तो ये मैन वर्ब है। मी है वो प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन जो आई होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसे आप प्रोनाउन कहिए, ठीक है। आउट है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जगह बता रहा है, ठीक है। अगर मैं ये पूछूं वेयर से प्रश्न पूछ सकता हूं। मैंने आपको एडवर्ब जो पिछला सेशन था नहीं देखा हो तो देखना वहाँ जाके, मैंने कहा था कि आप मैन वर्ब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेयर से, व्हेन से, हाउ ऑफन से, टू व्हाट एक्सटेंट से। तो इससे पूछा वेयर, तो वेयर डिड पीटर टेक मी, तो इसका आंसर आएगा आउट, बाहर ले गया। बाहर ले गया तो यहाँ पे ये आउट जो है वो एडवर्ब बनेगा। आउट होने को तो प्रेपोजिशन भी होता है, लेकिन प्रेपोजिशन जो है उसके लिए आपको फिर आगे ऑव लगा के इसका ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता। फॉर है वो प्रेपोजिशन है, ये आपको पर्पस बता रहा है, पर्पस का प्रेपोजिशन है, ठीक है। फिर ए दे रखा है, ये क्या है, ये डिटर्मिनर है। और स्ट्रोल है डिटर्मिनर के बाद में, तो ये नाउन है। और स्ट्रोल का मतलब होता है चहलकदमी कह सकते हो, थोड़ा अगर आपको एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए घूमना हो तो इसको स्ट्रोल। तो ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर वर्ड कैटेगरीज होंगी इस सेंटेंस की, ठीक है। एक और देख लेते हैं इसको, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें आप या फिर नोट कर लें, या वैसे पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। एक और देखिए, अगर सेंटेंस लिखा मैंने ही इज ट्राइंग टू, ही इज ट्राइंग टू डूप देम, तो इसमें वर्ड कैटेगरीज आपको फाइंड आउट करनी है। ही की, इज, ट्राइंग, टू, डूप एंड देम, ठीक है। इसमें अगर बात करें, देखिए मैं केवल उतना ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके बैंक एसएससी या एनडीएस सीडीएस जैसे एग्जाम्स में काम आएगा। ये समझ जाओगे, थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा, फिर टॉपिक पे आएंगे तो क्वेश्चंस हम कर ही लेंगे। ही है प्रोनाउन है, और अगर मैं पर्सन पूछूंगा तो ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। हम पर्सनल प्रोनाउन में डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। इज है वो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं इसको। ट्राइंग है ये मैन वर्ब है, ठीक है, क्योंकि इसकी तीनों फॉर्म बनती है ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, कोशिश करना इसका मतलब है। इससे पहले इसको असिस्ट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब है। टू डूप जो है, टू डूप ये पूरा मिला के अगर बात करेंगे, इस पूरे को ही नाम देंगे आप क्या, इन्फिनेटिव। टू के साथ में बेस फॉर्म है तो इसे कहेंगे इन्फिनेटिव है। और इन्फिनेटिव बताता है आपको उद्देश्य, पर्पज। तो कह रहा है कि वह कोशिश कर रहा है, और कोशिश करने का पर्पज क्या है, धोखा देना। डूप हमने भी डिस्कस किया, धोखा देने को बोलते हैं। और दैम जो है वो आपका हो जाएगा क्या, प्रोनाउन, और प्रोनाउन में दे का ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए इसको आप क्या कहेंगे, प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। तो ऐसे इनकी वर्ड कैटेगरीज आप निकाल सकते हो। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें, ठीक है। एक देखिए, अगर लिखा रहे जैसे एलास ए एंड बी हैव लॉस्ट देयर बिजनेस, तो इसमें आपको वर्ड कैटेगरी जो निकालनी है वो एलास ए एंड बी हैव लॉस्ट देयर बिजनेस। एलास यहाँ पे हो जाएगा इंटरजेक्शन, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी का आंसर वही आ रहा होगा जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। ये हो जाएगा क्या, इंटरजेक्शन, क्योंकि आप दुख व्यक्त करने के लिए शब्द का यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी आपकी इनर फीलिंग्स हैं उनको वेंट करने के लिए जो भी वर्ड्स आप यूज़ करते हैं उनको इंटरजेक्शन कहा जाता है। ए एंड बी, चूँकि नाम मैंने नहीं लिखा, ए एंड बी लिख दिया तो नाम ही है, तो इसे भी नाउन कहेंगे। ये कंजंक्शन हो गया, जोड़ रहा है ए और बी को, ये भी नाउन हो गया। हैव है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब नेचर डिसाइड करती है मैन वर्ब का, तो ये एच के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये मैन वर्ब है। और इसकी तीनों फॉर्म बनती है लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है लूज, सेकेंड फॉर्म होती है लॉस्ट, और थर्ड फॉर्म इसकी होती है लॉस्ट। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, ठीक है। इसको लूज पढ़ते हैं, ये भी ध्यान रखना।
हम इसको जो पढ़ते हैं वो लॉस पढ़ते हैं, ये नाउन है लॉस, ये लूज है। और एक ये शब्द होता है, इसको पढ़ते हैं लूस, इसको पढ़ा जाता है लूस। और ये पढ़ते हैं लूज, और ये पढ़ते हैं लॉस। तो इसको पढ़ने का मत आना चाहिए आपको, कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है, लिख लीजिए नहीं पता हो तो। ये लूज है, ये लॉस है, ये लूस है। इसका मतलब हारना है, इस लॉस का मतलब हानि है, प्रॉफिट एंड लॉस। एंड दिस वन लूस, ढीला छोड़ना है। टाइट अगर आपने कोई पकड़ रखा है तो उसको रिलीज करना कह सकते हो, लूज करना कह सकते हो, ठीक। तो डिस्कशन ये था कि लॉस्ट, फिर देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, बताया था। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे के सारे शब्द पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। और ये बताया था कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद वाला शब्द है वो नाउन होता है। तो ये बिजनेस यहाँ पे नाउन हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि अब आप सारे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच निकाल पाओगे, ठीक है। अब हम बात करें, चूँकि हमारा डिस्कशन का टॉपिक जो था आज का वो वर्ब था, वर्ब हमने डिस्कस किया, मैन वर्ब कैसे निकालेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब कैसे निकालेंगे, फिर इंटरजेक्शन पे आए। अब देखिए एक प्रॉब्लम और आपको आती है जब भी आप कोई वॉइस पढ़ते हैं या टेंस पढ़ते हैं या कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ते हैं कि वर्ब फॉर्म्स का पता नहीं होता। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब फॉर्म्स हैं, वो मैं लिखवा देता हूँ आपको, वो आप नोट कर लेंगे। और पहले आप ये जान लीजिए उससे पहले कि वर्ब फॉर्म्स कितनी होती हैं और कैसे होती हैं, ठीक है। बाकी जो फॉर्म्स हैं खैर जो इंपॉर्टेंट है इरेगुलर वर्ब्स होती हैं। चलो पहले मैं एक बात बता देता हूँ और कि वर्ब को एक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रेगुलर वर्ब, और एक कैटेगरी डिवाइड करते हैं इरेगुलर वर्ब। ऐसे करके दो और ये कैटेगरी करते हैं, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। किसको बोलते हैं ये और समझ लो। जो रेगुलर वर्ब होती है वो उन वर्ब्स को बोलते हैं जहाँ पे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का एंड ईडी से होता है। क्या बताया मैंने? रेगुलर वर्ब उस वर्ब को बोलेंगे जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी से एंड होती हो। और जहाँ पे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का एंड ईडी से नहीं होता हो, मीन्स कुछ अलग तरीके से होता हो, तो उसको आप कहेंगे इरेगुलर वर्ब। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए ये कहूँ, गो है, ये गो तो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, प्ले है या वॉक है या डांस है, ठीक है। इधर लेके चलेंगे तो गो आ सकता है, कम आ सकता है, स्लीप आ सकता है, क्योंकि आप वर्ब्स की फॉर्म करेंगे तो प्ले प्लेड प्लेड होगा, वॉक वॉकड वॉकड होगा, डांस डांस्ड डांस्ड होगा। तो ईडी आएगा तो रेगुलर वर्ब है। इस साइड आओगे तो गो वेंट गोन होगा, है ना, सेकंड फॉर्म वेंट होगी, थर्ड फॉर्म गोन होगी। फिर कम केम कम होगा, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट होगा, स्लेप्ट स्लेप्ट लगेगा ना, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट। बाकी ये दोनों तो पता ही है आपको, ये इरेगुलर वर्ब है। ये मैंने इसलिए बताया कि जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगा और जब वहाँ पे आपको इरेगुलर वर्ब्स कराऊंगा तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि रेगुलर वर्ब क्या है, इरेगुलर वर्ब क्या है, ये नोट कर लें आप। ठीक है। अच्छा, इसमें अब फॉर्म जो मैंने बताई थी 5 होती हैं और 5 किस तरह से होती हैं वो समझ लें, कि थोड़े बेसिक से हैं जो मुझे वर्ब के साथ ही बताने थे। तो वर्ब की फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स 5 किस तरह से होती हैं वो समझना है आपको। एक फॉर्म होती है V0 जिसे हम कहते हैं बेस फॉर्म, ठीक है। एक फॉर्म होती है V1 या V1 के साथ S और ES, इसे आप कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म। एक फॉर्म होती है V2, इसको हम कहेंगे पास्ट फॉर्म। एक होता है V3, इसे कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। और एक फॉर्म होती है V0 के साथ ING और इसे कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल।
ये नोट कर लेना आप। ये 5 फॉर्म्स हैं, इनके नाम पता होने चाहिए आपको। एक V0 फॉर्म है, बेस फॉर्म है। एक V1 या V1 के साथ एसोरियस प्रेजेंट फॉर्म होती है। एक V2 जिसे हम नाम देते हैं पास्ट फॉर्म। एक V3 जिसको हम नाम देते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और एक V0 के साथ ING, इसको हम नाम देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे एक बात और क्लियर आपको हो जाएगी कि पास्ट पार्टिसिपल V3 को कहा जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल V0 के साथ ING को कहा जाता है। अब छोटा मोटा देखिए एग्जांपल्स, जैसे मैं कहूँ पहली बात तो V0 ही किसको बोलते हैं, तो देखिए लगभग केस में V0 को जानने का पहचानने का तरीका ये है कि जिसके साथ आप ING लगा सको वो V0 है, जिसके साथ ING लगा सकते हो वो V0 है, ठीक है। और ये वाला जो मैंने आगे लिखा है ये एक प्रकार से प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म मान लीजिए। जैसे हैज और हैव ये दोनों ही फर्स्ट फॉर्म की कैटेगरी में आती है। आपको ये पता लगाना हो कि इसमें से बेस फॉर्म कौन सी है जहाँ से पूरी कहानी शुरू होती है, तो वो बेस फॉर्म कौन सी है, हैव, क्योंकि हैव के साथ में हम ING प्लेस करके हैविंग कर सकते हैं, लेकिन हम हैज के साथ में ING प्लेस करके हैजिंग नहीं कर सकते। तो जब ये ING अप्लाई किया तो पता लग गया कि भाई हैव के साथ लगेगा, इसका मतलब हैव क्या है, बेस फॉर्म है, तो हैव हमारी हो गई बेस फॉर्म, ठीक है। तो हैव कर देंगे बेस फॉर्म। फिर यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म जिसकी प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म जो होती है वो हैज होती है। फिर इसकी पास्ट फॉर्म या V2 फॉर्म करते हैं तो हैड बनती है। फिर पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म करते हैं तो भी हैड बनती है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल चूँकि V0 के साथ ING, तो V0 हमारे पास हैव था, ING लगाएंगे तो इसमें से ई को हटा देंगे, ये बन जाएगा हैविंग, ठीक है। नोट कर लीजिए, हैव, हैज, हैड, हैविंग। एक जैसे हम डू और डज में से लें तो ING फॉर्म लगेगी डू में, तो डू हो जाएगा बेस फॉर्म। फिर प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म जो है वो आपकी हो जाएगी डज। फिर पास्ट फॉर्म या V2 है उसे हम कहेंगे डिड। पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म है उसको हम कहेंगे डन। और प्रेजेंट पार्टिसिपल है जिसके साथ में ING लगा सकें तो वो हो जाएगा डूइंग, ठीक है। तो ये आपका डू की फॉर्म हो जाएंगी। ऐसे ही मान लीजिए कोई ऐसी वर्ब लें कि जो सेम होती हैं V1, V2, V3। जैसे हमने ले लिया कट, तो कट के साथ ING, हालांकि एक टी इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा और फिर ING लगेगा। कट मैन वर्ब है, मतलब V0 है, बेस फॉर्म है। फिर कट्स कर देंगे तो प्रेजेंट सिंगुलर है। फिर यहाँ पे कर देंगे कट, ये V2 है, कट ही इसकी V3 फॉर्म है। और कटिंग, डबल टी लगाना पड़ेगा, ये कटिंग हो जाएगा। बी का बात करें तो बी जो है वो बेस फॉर्म है, बी के साथ ING लगता है। प्रेजेंट फॉर्म करेंगे इसकी तो इज़, एम या आर प्रेजेंट फॉर्म है। फिर पास्ट फॉर्म करेंगे तो वॉज या वर इसकी पास्ट फॉर्म है। फिर पास्ट पार्टिसिपल की बात करें V3 तो बीन इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। और फिर कर देंगे बीइंग। तो ऐसे करके आपको फॉर्म्स करनी है। बाकी हम बात करेंगे इरेगुलर वर्ब्स की, बहुत सारी कंफ्यूजिंग वर्ब्स जैसे कि सिंक और ड्रॉन होती है, स्विम और फ्लोट होती है ना, ले, लाई, ये सब होता है, या फिर ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट, ये सब हैं, ये सब एग्जाम्स में आते हैं। जब वर्ब टॉपिक हम पढ़ेंगे वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पूरा विस्तार से। आज तक की जो हमारी क्लास है वो तो हमारी बेसिक इंग्लिश की क्लास, मैं केवल तैयार करना चाहता था आपका बेस कि हाँ अब आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जो टर्मिनोलॉजी मैं यूज़ करता हूँ पढ़ाते समय वो चीज़ें समझ में आएंगी। और साथ में मैंने वोकैब भी शुरू की हुई है, तो वोकैब कैसे पढ़नी है वो भी तरीका आपको समझ में आएगा, क्योंकि आज से मैंने एग्जाम्पल सेंटेंसेस देने शुरू कर दिए हैं। तो ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या नोट कर लें, या PDF से ले लीजिएगा। अब देखिए आपके सामने कुछ सेंटेंसेज हैं। इन सेंटेंसेज में आपको सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। जो वर्ड आपको पूछना है, मतलब वर्ड जो बताना है उसका पार्ट ऑफ स्पीच मैं अंडरलाइन कर दे, इनबॉक्स कर देता हूँ। पोग्राम का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, रिमिशन का बताना है, किक बैक का बताना है, यहाँ ऑफेंडर का बताना है, मतलब इन्हीं का मीनिंग और इन्हीं का पार्ट ऑफ स्पीच। फैसिलिटेट का बताना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ आपको पेडेस्टल और यहाँ आपको बताना है अनड्यू का। मैं चीज़ें फिर से जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको बता दूं कि अभी तक हमने पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 5 तक बेसिक इंग्लिश डिस्कस करी है। इनमें हमने पार्ट ऑफ स्पीच जो हैं, वर्ड कैटेगरीज जो हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब,
और इंटरजेक्शन की पहचान करना सीखा है। कंजंक्शन प्रेपोजिशन ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया है। वोकैब शुरू कर रखी है साथ साथ में, तो वोकैब भी साथ साथ चलती जाएगी। ग्रामर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। जब तक ग्रामर कंप्लीट होगी तब तक मुझे लगता है कि 1000-2000 वर्ड्स भी हम डिस्कस कर चुके होंगे। एक अच्छा तरीका वोकैब ऐसे ही याद करनी चाहिए। आपको बताना इस सेंटेंस में इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, चूंकि हम ये सीख चुके हैं। तो एक तो वो चीज़ें एक्सरसाइज में आ जाएंगी, दूसरा इसका मीनिंग, इसके कोई सिनोनिम हो पाए तो वो। तो सबसे पहला शब्द आपके पास पोग्राम है। पहला शब्द डाल लेंगे पोग्राम। पोग्राम का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है वो सेंटेंस देखिए, तो आपको दिख रहा है कि ए आर्टिकल दे रखा है, आर्टिकल के बाद में है, डिटरमिनर के बाद में है, इसलिए इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, नाउन। तो यहां पे इसका पार्ट ऑफ स्पीच हमने निकाल लिया नाउन। अब आप समझें कि इस पोग्राम का मतलब क्या है, फिर हम बात करेंगे कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है, तो ट्रांसलेशन भी सीख जाओगे यहां से। पोग्राम का मतलब होता है स्लॉटर, या फिर इसे कहेंगे स्लॉटर के साथ साथ मैसेकर कह सकते हो, या कार्नेज कह सकते हो, या मास किलिंग कह सकते हो। इसे नरसंहार या जनसंहार कहा जाता है। नरसंहार या जनसंहार कहा जाता है, इसको नोट कर लें आप। पोग्राम शब्द है, इसको पार्ट ऑफ स्पीच हमने फाइंड आउट किया कि इट इज़ अ नाउन एंड व्हाट डज इट मीन। तो यहाँ पे मतलब निकाला हमने, नरसंहार या जनसंहार है, स्लॉटर है, मैसेकर है, कार्नेज है, मास किलिंग है, राइट। तो अब हमें ये पता लग गया कि नरसंहार या जनसंहार है। तो अब जब सेंटेंस में यहाँ जो दे रखा था पोग्राम, उसका मीनिंग निकाल लेंगे और फिर पूरे सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर लेंगे। तो आइए, सेंटेंस है द नाजीज बिगेन अ पोग्राम। तो नाजीवाद जर्मनी में था, तो जो नाजी विचारधारा के समर्थक थे उन्होंने बिगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है बिगिन की, इन्होंने शुरू किया अ पोग्राम, एक नरसंहार, एक जनसंहार अगेंस्ट जूइश पीपल। जूइश यहूदियों को बोलते हैं, यहूदी लोगों के खिलाफ इन जर्मनी में। तो नाजी लोगों ने जूइश पीपल के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ एक नरसंहार शुरू किया। बाकी अगर पार्ट ऑफ स्पीच निकालना चाहें तो बेहद आसान, ये आपका डिटरमिनर हो जाएगा, ये आपका नाउन हो जाएगा, फिर ये बिगेन है, ये वर्ब हो जाएगी, ये डिटरमिनर है, ये नाउन हमने निकाल लिया। अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, पीपल ऑब्जेक्ट है इसका, जूइश यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये आपका हो जाएगा नाउन। इन प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है। दूसरा सेंटेंस में रिमिशन वर्ब है, मतलब वर्ड है, इसको देखना है। तो दूसरे शब्द पे आइए, इसको रिवाइज ज़रूर करते रहना, कहीं ऐसा ना हो कि बस पिछले सेशन सारे भूलते जाओ और आगे वाले याद करते जाओ, फिर कोई मतलब नहीं है इतना कुछ पढ़ने का। रिमिशन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है देखिए, सेंटेंस से पता लगेगा। देयर इज़ नो रिमिशन, नो डिटरमिनर है, नो और नॉट ये दोनों अगर नहीं पता हो तो ध्यान रखेंगे। नॉट होता है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, नो होता है वो डिटरमिनर होता है। तो नो डिटरमिनर है, डिटरमिनर के बाद लगता है वो शब्द होता है नाउन। तो यहाँ पे रिमिशन है वो नाउन है। रिमिशन का मतलब क्या है, रिमिशन नाउन है, इसका मतलब है एमनेस्टी कह सकते हो या एक्सोनरेशन कह सकते हो, ठीक है। एमनेस्टी कह दीजिए, एक्सोनरेशन कह दीजिए, पार्डन कह दीजिए। माफ़ी या क्षमा को बोलते हैं, सज़ा मुक्ति को बोलते हैं, सज़ा से माफ़ी को बोलते हैं, सज़ा से माफ़ी। कोई पनिशमेंट दिया गया हो उसको माफ़ कर देने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है रिमिशन। नाउन था, ये हमने निकाल लिया उस सेंटेंस से। रिमिशन नाउन है, एमनेस्टी, एक्सोनरेशन, पार्डन, सजा से माफ़ी। ठीक है भाई। अब देखो सेंटेंस में एक और वर्ड था, उसके बाद में इस सेंटेंस को करेंगे ऑफेंडर्स। ऑफेंडर्स नाउन है क्योंकि ऑफेंडर्स में एस जोड़ रखा है, प्लुरल बना रखा है, जिसका बहुवचन बनता है, जिसे हम काउंट कर सकते। थोड़ा सा रिकॉल करो जो पढ़ाया मैंने आपको। जिसको प्लुरलाइज कर सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं नाउन। तो तीसरा जो शब्द हमारे पास है ऑफेंडर, ये होगा नाउन। ऑफेंडर, ऑफेंडर है नाउन, ठीक है। ऑफेंडर का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है क्रिमिनल।
या कल्प्रिट कह सकते हो, क्रिमिनल कह सकते हो, कल्प्रिट कह सकते हो। इसे आप हिंदी में कहेंगे अपराधी। ठीक है, अपराधी को बोलते हैं ऑफेंडर। आप चाहे इसे क्रिमिनल भी कह दें या फिर इसे कल्प्रिट कहते हैं। अब जब ऑफेंडर का मतलब पता लग गया, रिमिशन का मतलब पता लग गया, तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करें। क्या कहना चाह रहे हैं? देयर इज नो रिमिशन फॉर रिपीट ऑफेंडर्स। रिपीट ऑफेंडर्स वो ऑफेंडर्स जो फिर से गलती कर रहे हैं, फिर से अपराधी हैं, फिर से अपराध किया है, उनके लिए कोई सज़ा माफ़ी नहीं है। ठीक है, सज़ा से माफ़ी मिल सकती है उनको जो पहली बार गुनाह किया हो, फिर उन्होंने वादा किया हो कि दोबारा नहीं करेंगे। रिपीट ऑफेंडर्स हैं, उनके लिए कोई रिमिशन नहीं है। नेक्स्ट है किकबैक। और किकबैक देखिए आर्टिकल के बाद में है, इसका मतलब नाउन कहलाएगा। ठीक है, तो किकबैक होगा नाउन, चूँकि डिटर्मिनर के बाद में है इसलिए। तो नंबर 4 पे आइए, किकबैक। किकबैक है नाउन। और किकबैक के सिनोनिम्स की अगर बात करें तो एक होता है ब्राइब, रिश्वत को बोलते हैं, और एक इसका होता है हश मनी, किसी भी रहस्य को छिपाने के लिए दिया गया पैसा, रिश्वत कहते हैं इसको। किकबैक, रिश्वत। ठीक है, और किकबैक के साथ साथ एक और वर्ड था उसी लाइन के अंदर, फैसिलिटेटिंग दे रखा है आपको, 4 दे रखा है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा एक ऑब्जेक्ट लगता है। जब आप वर्ब को बनाते हो ऑब्जेक्ट तो उसमें आईएनजी लगता है, वो नाउन बन जाती है। तो हालांकि यहाँ पे ये वर्ब है और वर्ब के साथ आईएनजी है, इसकी फंक्शनिंग जो है वो नाउन की तरह होगी, लेकिन हम इसको वर्ब के रूप में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है फैसिलिटेट। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट है वर्ब। इसका मतलब है टू मेक समथिंग ईजियर। टू मेक समथिंग ईजियर, या फिर आप इसे कह सकते हैं टू मेक फैसाइल। टू मेक फैसाइल मतलब आसान कर देना, किसी चीज को आसान कर देना। ठीक है, किसी भी चीज़ को आसान कर देने को क्या बोलते हैं? फैसिलिटेट कहा जाता है। अब ये जो मैं बता रहा हूँ इसके अलावा भी आपको सेंटेंसेस बनाने हैं खुद से। व्हेन यू हैव कम टू नो कि क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, आपको पता लग गया सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, पता लग गया हिंदी में मीनिंग क्या हो सकता है, देन इट इज़ वेरी इजी टू मेक सेंटेंसेस। ये ट्राई ज़रूर करें, इससे ही इंग्लिश आपकी सुधरने वाली है। तो इसका देखो क्या मतलब हुआ। ही रिसीव्ड अ किकबैक, उसे एक रिश्वत मिली। किस लिए? डील बिटवीन द 2 पार्टीज, 2 पार्टीज के बीच में जो डील होने वाली थी उसको फैसिलिटेट करने के लिए। भाई इसने थोड़ा सा सहारा लगा दिया कि भाई मैं डील करवा दूंगा इनकी, तो इसलिए उसको रिश्वत मिली। ये इसका ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट है ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑन अ ग्रेनाइट पेडेस्टल। ए लगा रखा है, आर्टिकल का 2 शब्द है, ग्रेनाइट तो खैर मटेरियल बता रहा है तो एडजेक्टिव बता रहा है मटेरियल किसका बना हुआ है, और सेकंड जो वर्ड होगा वो नाउन होगा। तो पेडेस्टल जो है वो नाउन है। पेडेस्टल जो शब्द है वो क्या है? नाउन। तो नंबर 6 पे पेडेस्टल। पेडेस्टल का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसका मतलब होता है फुटिंग, या फिर आप इसे कहेंगे बेस। आधार को बोला जाता है पेडेस्टल। आधार, फुटिंग या बेस, आधार को कहा जाता है पेडेस्टल, फुटिंग या बेस। फाउंडेशन भी कह सकते हो। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है कि एक ब्रोंज स्टैचू है, एक कांसे की बनी, ब्रोंज एक मटेरियल का नाम हो गया, कांसे की बनी मूर्ति है जो ग्रेनाइट के बने फुटिंग पर, बेस पर, या फर्श मान लीजिए, चबूतरा मान लीजिए, उस पर टिकी हुई है। ठीक है, उस बेस पर टिकी हुई है। फिर द पुलिस ट्राई नॉट टू यूज अनड्यू फोर्स। अनड्यू यहाँ पे एडजेक्टिव है। कैसे है? क्योंकि फोर्स नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। कैसा फोर्स? तो यहाँ पे किस टाइप का फोर्स है, विच टाइप ऑफ का जो आंसर होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो नंबर 5 में आइए, अनड्यू। अनड्यू का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है एक्सेसिव,
या एक्सट्रीम। या तो एक्सेसिव कह सकते हैं या एक्सट्रीम कह सकते हैं। अत्यधिक को बोला जाता है, किसको बोलते हैं? अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, एक्सेसिव, आवश्यकता से ज़्यादा, मोर देन रिक्वायर्ड। एक इसके लिए, अत्यधिक के लिए एक और वर्ड होता है इनऑर्डिनेट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट, ठीक है। अब आपको एक बार रिवीजन करना है इन वर्ड्स का, कहाँ से? जहाँ सेंटेंसेस दे रखे हैं। पहले इसका मतलब देख लो। पुलिस जो है, इसको पुलिस पढ़ते हैं, हिंदी में पुलिस पढ़ सकते हैं। वो कोशिश करती है कि ज़्यादा फोर्स का यूज़ ना करें जब कोई व्यक्ति को गिरफ्तार करना हो तब। तो देखिए, हमने देखा पहले पोग्राम। पोग्राम नाउन था क्योंकि डिटर्मिनर के बाद था, इसका मतलब मैसेकर था, स्लॉटर था, कार्नेज था, नरसंहार था। ये डिटर्मिनर के बाद में है, फिर से नाउन है, इसका सज़ा मुक्ति को, सज़ा माफ़ी को बोलते हैं। तो एमनेस्टी पढ़ा, एक्सोनरेशन पढ़ा, पार्डन पढ़ा। ऑफेंडर्स है वो नाउन है क्योंकि प्लूरल बन रहा है। ऑफेंडर्स का मतलब क्रिमिनल पढ़ा, कल्प्रिट पढ़ा। फिर था किकबैक। किकबैक एक नाउन है क्योंकि ए के बाद है तो इसको ब्राइब पढ़ते हैं, हशमनी ले सकते हैं। फैसिलिटेट है वो वर्ब है क्योंकि प्रिपरेशन के बाद खैर आईएनजी फॉर्म में, यहाँ तो फंक्शन इसका नाउन का है लेकिन वर्ब के रूप में लिया। टू मेक समथिंग ईजियर कह सकते हो, टू मेक समथिंग फैसाइल कह सकते हो, आसान बना देने को बोलते हैं। नंबर 4 पे है पेडेस्टल। पेडेस्टल नाउन है। पेडेस्टल का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हमने पढ़ा क्योंकि ग्रेनाइट के बाद दे रहा, ग्रेनाइट यहाँ मटेरियल है, एडजेक्टिव का काम करेगा। पेडेस्टल नाउन है। फुट या फुटिंग को कह सकते हो, बेस को कह सकते हो, फाउंडेशन को कह सकते हो। अनड्यू है वो एडजेक्टिव है। एक्सट्रीम को, इनऑर्डिनेट को या एक्सेसिव को कह सकते हैं। अत्यधिक होता है, एडजेक्टिव है। तो ऐसे आपको भी रिवीजन करना है। इन सेंटेंसेस को फिर से एक बार अपने शब्दों में बना के देखना है और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है। और ये टेंशन ना लें कि ये कोर्स पूरा होगा कि नहीं होगा। YouTube पर ये कोर्स मैं पहले ही कमिट कर चुका हूँ, पूरा करवाया जाएगा। 5 पार्ट्स में मैंने आपको बेसिक करवाया है। जो पार्ट नंबर 6 होगा वो पर्टिकुलर एक टॉपिक पर आधारित होगा। पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में हम उसके प्रश्न जो हैं 50, 60, 100 क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसी अप्रोच से आगे बढ़ेंगे, साथ साथ में वो कैब आपकी चलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स अ लॉट।